व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है, जिसकी शुरुआत बहुत ही सरल तरीके से हुई थी, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म विज्ञापन से पैसे कमाते हैं। पर व्हाट्सएप कैसे अपनी कमाई करता है? इसके बावजूद 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock. मतलब सोचें कि ये रकम कितनी बड़ी है कि इसमें 13 बुर्ज खलीफा और 20 बार मंगल मिशन किए जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मार्क जुकरबर्ग जैसा इंसान जिसने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था, वो बिना किसी फायदे के व्हाट्सएप पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? $19 billion. Come on, is it really worth it? वेल, इसके पीछे कुछ ऐसे राज हैं जिसे आप जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये ऐप्स वो सब कुछ जान पा रही हैं जो हम भी खुद के बारे में नहीं जानते। If you're not paying for the product, you are the product. You are being programmed. आईफोन को मार्केट में आए कुछ ही समय हुआ था और दुनिया भी स्मार्टफोन ऐप्स के नए नए आविष्कार का मजे ले रही थी। फेसबुक बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलता जा रहा था और अब तक इंस्टाग्राम भी फेसबुक का हिस्सा बन चुका था। 2009 में ब्रायन एक्टन, जो कि अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, उन्होंने फेसबुक में नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर उन्हें नौकरी नहीं मिली। पर उनके पास एक ऐसे स्मार्टफोन का आइडिया था जो शुरुआत में लोगों का मूड स्टेटस अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। पर ब्रायन के दोस्त जैन कॉम ने इसमें टेक्सटिंग फीचर भी ऐड कर दिया और ये ऐप काफी तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी, क्योंकि उस समय पारंपरिक टेक्सटिंग भी अभी भी बहुत महंगी थी, जबकि व्हाट्सएप ग्लोबल इंस्टेंट मैसेजिंग को पूरी तरह से मुफ्त में पेश कर रहा था। क्योंकि नॉर्मली फ्री एप्लीकेशन इन 3 तरीकों से कमाती है: एडवर्टाइजिंग, इन ऐप परचेजेस। पर व्हाट्सएप के फाउंडर्स को विज्ञापनों से नफरत थी, क्योंकि याहू पेज पर एडवर्टाइजमेंट के ज्यादा इस्तेमाल करने पर उन्होंने पिछली नौकरी छोड़ दी थी और अपने व्हाट्सएप ब्लॉग पर भी एक पोस्ट किया था कि वे एडवर्टाइजमेंट से नफरत करते हैं और वे ऐप में लोगों से व्हाट्सएप के फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी फीस नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने इसे सबसे पहले इसलिए शुरू किया था क्योंकि वे एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो लोगों को बहुत पसंद आए। साथ ही दोनों फाउंडर्स प्राइवेसी एक्टिविस्ट भी थे, इसलिए कुछ समय के लिए वे बिना किसी रेवेन्यू के काम करते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि काम करने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। इसे चलाने के लिए उन्हें याहू के कुछ अमीर दोस्तों द्वारा लिमिटेड पैसा दिया गया था। पैसे को बचाने के लिए, लागत को कम से कम रखने के लिए व्हाट्सएप टीम ने सस्ते IKE टेबल पर काम किया था और खुद को गर्म रखने के लिए कंबल पहना था। पर समय के साथ व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर होता जा रहा था। फ्री होने की वजह से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर रहे थे। पर व्हाट्सएप को सर्वर में निवेश करने के लिए और एक बड़ी टीम को काम पर रखने के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, इसलिए व्हाट्सएप ने कुछ देशों में $1 की फीस चार्ज करनी शुरू कर दी थी। यानी आपको ऐप को खरीदने के लिए फीस देनी होगी, जिससे कोई भी इसे 1 साल तक चला सकता था। अगर आप फीस नहीं देते हैं तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिससे कुछ सालों तक व्हाट्सएप को चलाने के लिए रेवेन्यू मिलने लगा। लेकिन यह सिर्फ उनकी लागत को ही कवर कर रहा था। पर व्हाट्सएप बहुत तेजी से फेमस होता जा रहा था, जिस वजह से इसमें कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाना चाहते थे। लेकिन फाउंडर्स उनका पैसा लेने से झिझक रहे थे, क्योंकि पैसा लेने का मतलब था कि उन्हें उसके बदले ज्यादा रेवेन्यू देना होगा और इसमें उनकी ऐप की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ेगा। हालांकि जल्दी व्हाट्सएप इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि सिक्योर कैपिटल जैसी निवेश कंपनीज ने उन्हें लाखों डॉलर की पेशकश करना शुरू कर दिया था और उनकी सभी शर्तें भी मान ली थी, जिसका मतलब था कि निवेशक ऐप में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या उनसे विज्ञापन लागू नहीं कराएंगे। व्हाट्सएप ने एक ऐसी योजना बनाई और कहा कि हमारे यूजर्स से ज्यादा पैसा प्राप्त करने की कोशिश करने की वजह, आइए हम अपने ऐप को सबसे अच्छा बनाने में निवेश करें। जो ज्यादा यूजर्स को लाएगा वो ज्यादा कमाएगा। इसलिए विज्ञापनों या ढेर सारी भुगतान सुविधाओं से लैस ना करके व्हाट्सएप बहुत तेजी से विकसित हो रहा था, क्योंकि लोग अपने सभी दोस्तों और परिवारों को ऐप के बारे में बताएंगे और इस तरह यूजर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी और इस तरह वे और ज्यादा आकर्षित होते रहेंगे। यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये योजना बड़ी कमाल की थी, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि कभी ना कभी व्हाट्सएप को रेवेन्यू जनरेट करना ही होगा, क्योंकि लगातार कंपनी में पैसा लगाने से उसमें पुराने इन्वेस्टर्स की वैल्यू ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाती है, लेकिन लंबे समय तक ये कारगर नहीं रहती, क्योंकि सभी को प्रॉफिट चाहिए होता है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने के लिए व्हाट्सएप बेचना पड़ा। Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock. बहुत से लोग इस खरीद पर सदमे में थे,
क्योंकि इसका नंबर बहुत बड़ा था। $19 billion. Come on, is it really worth it? क्योंकि फेसबुक के खरीद से 9 महीने पहले व्हाट्सएप ने सिर्फ $1.2 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसे वो घाटे में चला रहा था। फिर फेसबुक ने इसकी इतनी भारी कीमत क्यों दी थी? Facebook's next trick is to turn WhatsApp into a real business. The messaging service makes practically no money now, but Mark Zuckerberg has plans to change कि ये that. अपने आप में $19 बिलियन से अधिक का है। मेरा मतलब है कि आज उस मामले को सटीक रूप से बनाना क्योंकि उनके पास ऐसा है, उस संख्या की तुलना में थोड़ा ज्यादा मोनेटाइज। लेकिन मेरा मतलब है कि वास्तविकता यह है कि ऐसी बहुत सी कम सेवाएं हैं जो दुनिया में 1 अरब लोगों तक पहुंचती हैं। वे सभी के सभी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं और उससे भी कई गुना ज्यादा अधिक मूल्यवान हैं। अब मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच तालमेल के बारे में बात करते हुए सुनना कई लोगों के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल आपके डेटा को इकट्ठा करना था ताकि उनके यूजर्स को उसी तरह के एड्स दिखा सके, जिसके लिए शुरुआत में व्हाट्सएप खिलाफ था। साथ ही फेसबुक का प्राइवेसी रिकॉर्ड भी काफी खराब था, क्योंकि हाल ही में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सामने आया था, जिसमें लाखों फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी सहमति के बिना ही ले लिया गया था और इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की भी एक चैट लीक हो गई थी, जिसमें जुकरबर्ग कथित तौर पर अपने एक दोस्त से कह रहे थे कि अगर उन्हें कभी हार्वर्ड से किसी के बारे में भी जानकारी चाहिए हो तो उससे पूछ लें, क्योंकि उनके पास 4000 से भी ज्यादा ईमेल, तस्वीरें और पते हैं। जब उनके दोस्त ने पूछा ये कहां से आया, तो जुकरबर्ग ने कहा कि लोगों ने इन्हें खुद सबमिट किया है। उसने पूछा क्यों? जुकरबर्ग ने कहा मुझे नहीं पता, शायद वो मुझ पर भरोसा करते हो। डम फक्स। तब से फेसबुक पर गोपनीय सुरक्षा और डेटा से जुड़े कई दूसरे घोटाले समय समय पर सामने आते रहे हैं। It was my mistake. It sounds like we made a mistake there. In retrospect, it was a mistake. We have made a lot of mistakes in running the company. It was my mistake. I apologize for that, and I'm sorry. And I'm sorry. And I'm really sorry that this happened. उसके बाद सब कुछ सही से चलता रहा। हालांकि जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप के फाउंडर से वादा किया था कि वे फेसबुक से स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रख सकते थे और मोनेटाइजेशन के लिए कोई दबाव नहीं होगा। इसलिए क्या ही गलत हो सकता है। 2016 में एक ब्लॉग पोस्ट पर व्हाट्सएप ने घोषणा की कि अब व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है, यानी कोई भी फीस नहीं देनी है। यह सुन के लोगों को लगा कि फेसबुक वाकई अपने यूजर्स की बहुत परवाह करता है, और यह बड़ी बात थी कि फेसबुक $19 बिलियन खर्च करने के बाद भी कुछ भी नहीं कमा रहा था। लेकिन अगर हम अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं तो सच्चाई बहुत साफ हो जाती है कि फेसबुक ने वास्तव में व्हाट्सएप को क्यों खरीदा था और वे इसे कैसे मोनेटाइज कर रहे थे। सबसे पहले फेसबुक यूजर्स और उनके डेटा को खरीद रहा था। वास्तव में शायद मानव इतिहास में सबसे बड़ा सर्विलियंस बेस्ड एंटरप्राइजेस। फेसबुक के पास यूजर्स के बारे में जितना ज्यादा डेटा होगा वह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। और आज व्हाट्सएप भी बिहेवियरल डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करके देने लगा है। फोन नंबर तक पहुंच के रूप में फेसबुक अब फेसबुक यूजर की ऑफलाइन और ऑनलाइन दुनिया को भी ट्रैक कर रहा था। साथ ही व्हाट्सएप के अब 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सच तो ये है कि व्हाट्सएप अभी भी पैसा नहीं कमा रहा है, पर अब व्हाट्सएप फेसबुक का हिस्सा है और फेसबुक को पैसे से ज्यादा वैल्यू वाला आपका डेटा मिल रहा है। फेसबुक का जाल अरबों लोगों तक पहुंचने के करीब है और इतने बड़े बाजार के साथ फेसबुक निश्चित रूप से अथाह नकदी कमाने का एक रास्ता खोज ही लेगा। पर आप कहेंगे कि मार्क जुकरबर्ग ने तो कहा था कि व्हाट्सएप स्वतंत्र रूप से चलेगा, फेसबुक के साथ जानकारी साझा नहीं करेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। 2017 में व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्ट ने व्हाट्सएप के मोनेटाइजेशन के संबंध में जुकरबर्ग के साथ काफी संघर्ष के बाद पद छोड़ दिया था और व्हाट्सएप यूजर डेटा को फेसबुक के साथ साझा करने के लिए छोड़ दिया था। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें $850 मिलियन का अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शन का नुकसान हुआ। आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसका एक हिस्सा ब्रायन अपनी फेसबुक टेंशन के बारे में भी बताते हैं और ज्यादा मुखर होना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कि एक ट्वीट भी किया था कि अब समय आ गया है कि फेसबुक को हटा दिया जाए। इसके बाद उन्होंने अपने खुद के पैसे से $50 मिलियन का एक प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप सिग्नल शुरू कर दिया था। सिग्नल ऐप सेम टू सेम व्हाट्सएप की तरह है, पर यह नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो कि आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। और ब्रायन का सपना मूल रूप से व्हाट्सएप को शुद्ध आदर्श रूप में फिर से बनाना था। इसी सोच के साथ ये शुरू किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी सीरीज की अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू, गूगल, तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर इंटरनेट कैसे शुरू हुआ था इसके इतिहास पर हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसे ज़रूर देखें कि इंटरनेट कैसे काम करता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।